कि मेरी बात सुनिए, भविष्य किसका तय होगा वो मुसलमान का होगा। नीतीश कुमार को अगर जरा भी, वो कहते हैं ना सेकुलर पार्टी हैं हम सेकुलरिज्म को मानते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आज वो सभी नेता बेनकाब हो गए हैं पत्रकार महोदय, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो। भैया पता लग गया कि ये लोग गुलाम बन चुके हैं सरकार के, इन्हें सिर्फ सत्ता दिख रही है। अगर ये लोग चाहते तो किसी की ताकत नहीं थी इस बिल को पास कराने के लिए, और हमें पता था कि ये बिल पास होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन इस संशोधन के अंदर जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों का हक मारा है, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और जिसे बुरा लगे वो जो करना हो कर ले जाके। जो लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे आज़ादी के बाद से आज तक, उन सभी लोगों की जांचें करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री से कह रहा हूँ इस बात को, आप कर तो रहे हो, आप कह रहे हो ना मुसलमानों का फायदा होगा, ये काम करो, अरे करो। और मुसलमान कोई भी हो, और देखो जिनने शीश महल अपने तैयार करे, मैं बता रहा हूँ चेयरमैनों के नाम, बड़े बड़े पूंजीपति बन गए, दुबई में फ्लैट बना रखे हैं उन्होंने अपने, और यहाँ गरीब मुसलमान झुग्गी झोपड़ियों में सो रहा है, तड़प रहा है वो दो रोटी खाने के लिए। वक्फ की ज़मीन का पैसा अगर खाओगे तो ऊपर भी मार खाओगे और नीचे भी मार खाओगे। ये कुदरत का खेल है, ये कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें सजा मिलेगी इसी दुनिया के अंदर जो तुमने करा गरीब लोगों के साथ में। आप मुझे बताइए, 200 करोड़ रुपए सालाना किराया आता है वक्फ से, कहाँ जा रहा है भैया? वक्फ बोर्ड से 200 करोड़ रुपए किराया आता है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है? जिस खेत का मालिक खेत को छोड़ देता है वो खेत बंजर हो जाता है। और ये भारत के मुसलमान की ये कमी रही है। आपने वक्फ बोर्ड को अपने मजबूत नहीं रखा, आपने अपने कागजों को मजबूत नहीं रखा, जब ही आज सरकार आपके ऊपर हावी है। और सबसे बड़ी चीज, जिन लोगों को आपने अपनी रहनुमाई के लिए जिताया, आज वही लोग आपको धोखेबाज दिखा रहे हैं और धोखेबाजी देते रहेंगे आगे तक। कांग्रेस के टाइम जब आया था, सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक खलीफा हुआ करते थे हजरत उमर, अमित शाह जी उनका वो बता रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर सदन में कि भाई वक्फ क्या है। हजरत उमर के टाइम में अगर कुत्ता भी भूखा मर जाता था तो उसका भी वो हिसाब मांगते थे। ऐसी हुआ करती थी उस टाइम में वक्फ की सरकार। लेकिन अब क्या है, अब तो भैया मेरा भर जा पेट, चाहे मेरा सगा भाई भूखा मर जा। अब ऐसा नाटक चल रहा है। क्या लग रहा है बिहार इलेक्शन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? किसका? इस वक्फ बोर्ड का जो कानून बनने जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा बिहार इलेक्शन पे? देखिए, इसका इतना ही फर्क पड़ेगा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, चुनाव देश में आते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देश के गृह मंत्री एक तरफ कहते हैं कि देखिए भारत के मुसलमान को किसी तरह की दिक्कत नहीं है इस बिल से और हम उनकी भलाई सोचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ किरण रिजिजू साहब क्या कहते हैं कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम आएंगे, जगहों को खंगाला जाएगा। अरे भैया, सारी तो कीचड़ तुमने पैदा कर दी। भाई एक बात बताओ, कोई भी ज़मीन है ऐसा, और वहाँ पर जाकर डीएम ये कह दे, भैया डीएम किसका होता है? सरकार का। तो ये जो मौलाना अबुल कलाम ने आज़ादी के टाइम पर, जो आज जामा मस्जिद के नीचे कब्र बनी हुई है उनकी, उन्होंने क्या कहा था? भारत के मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो? ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे पूर्वजों की यहाँ पर ज़मीनें हैं, तुम्हारे पूर्वजों की यहाँ कब्रें हैं। तो भारत के मुसलमान ने अपनी कटरी उठाकर ज़मीन पर फेंक दी कि हम इस देश के लिए मरेंगे और जिएंगे, जिस तरह हमने कुर्बानी दी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लेकिन आज वही भारत का मुसलमान ये साबित करे कि वो इस देश का बाशिंदा है या नहीं है। दिखाए जामा मस्जिद के कागज। तो क्या मुसलमानों में नाराजगी है इस चीज़ पर? भैया नाराजगी इतनी है कि अगर आप इस वक्फ बोर्ड का बिल लाए हो, इसमें संशोधन आपने अपने तरीके से करा है, तो भैया इन लोगों की जांचें करो। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, बाकी भारत का 25-30 करोड़ मुसलमान क्या कहता है, वो क्या कहता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो चाहता हूँ वो ये काम है, सबसे पहले ये काम करो। अगर तुम मुसलमान की भलाई करना चाहते हो, देश का प्रधानमंत्री भलाई करना चाहता हो या गृह मंत्री, संसद में खड़े होने से बात नहीं करी जाती, करके दिखाओ ज़मीन पर। अगर इसमें संशोधन करा है तो बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय अभी इस पर साइन करेंगी, और 2 महीने के अंदर दिखा दो कि देखो भारत का मुसलमान IPS अफसर बना हुआ है, ये देखो भारत का मुसलमान पाकिस्तान के टैंकर फोड़ रहा है। इस तरीके से काम अगर देश में होने लगे तो सब मज़ेदारी है, सब अपना मौज मारेंगे। देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ये है कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मैं आंख बंद करके इस बिल का विरोध करूं। एक पक्ष ये है कि मैं 3 साल 4 साल इंतज़ार करूं देखने के लिए कि वाकई क्या ये जो बिल है ये गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए वाकई में क्या ये फ़ायदेमंद है। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इस बिल की एक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो ये है
कि उसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ करनी है, मतलब दान करनी है अपने समाज के सुधार के लिए या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो आपको 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा। ये बिल कहाँ से आया है, ये लाइन कहाँ से आई है, इसका क्या मतलब है? इसका मुझे कोई मतलब नहीं समझ आया, कोई इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मतलब पहले से आप मुसलमान होने चाहिए ना, वही लोग कर सकते हैं। वो कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब क्या आप घर में कैमरे लगाओगे? क्या आप देखोगे कि नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? आप कैसे प्रूफ करोगे? किसी उनके आधार कार्ड से मतलब नहीं है। आधार कार्ड से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर 5 साल से आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तो ही आप अपनी अगली प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और कोई भी मुसलमान ये प्रूव नहीं कर सकता कि मैं 5 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ या मैं रोज़े रख रहा हूँ या मैं हज करने जाता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि काफ़ी लोग जो है धर्म परिवर्तन सारी दुनिया में करते हैं। आप अमेरिका जाइए, यूके जाइए, वहाँ पे डिबेट्स होती हैं धर्म के ऊपर, और वहीं के वहीं उसको दूसरा धर्म अच्छा लगता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसलिए कानून लेके आए, कोई उन्हें बेला फुसला कर किसी को कन्वर्ट ना करे। देखिए, इस बिल को टाइम लगेगा, 3 साल 4 साल लगेंगे हमें समझने में। जब तक अगला लोकसभा इलेक्शन आएगा तब तक हमको आइडिया सही हो पाएगा कि वाकई में करप्शन था या नहीं था। क्योंकि ये जो बिल लाया गया है इस आधार पर लाया गया है कि करप्शन होता है बहुत इसमें, वक्फ में। देखिए, बहुत सारी ज़्यादातर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कब्रिस्तान हैं, वो मदरसे हैं। मदरसे जो है पूरे साल चंदे के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तब भी उनके खर्चे पूरे नहीं होते। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो अफिलिएटेड हैं गवर्नमेंट से, जहां गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फंड देती है, लेकिन मदरसों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने मदरसों को कंफर्टेबली चला सके। और कब्रिस्तान से तो आप कुछ निकाल ही नहीं सकते। 30% वक्त प्रॉपर्टी जो है वो कब्रिस्तान है। आप कब्रिस्तान का क्या करेंगे? जो लोग ऑलरेडी वहाँ कब्र में लेटे हुए हैं, क्या आप उनको उठा के सवाल पूछना चाहते हैं कि आप उनकी ज़मीन आप मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी कहा जा रहा है गरीबों के भले के लिए ये किया जा रहा है। देखिए, वफ़ की मुसलमानों के भले के लिए वफ़ की सिर्फ 10 या 15% ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें पुराने किराए चल रहे हैं, जहाँ से किराया आज भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये आ रहा है। ये ओबरॉय होटल है, यहाँ से 12,000 या 15,000 वो लोग वफ़ को हर महीने देते हैं। तो उन सब के जो है वो रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी रुकिए, आप क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं इस बिल को? सही है या गलत है, कैसे देखते हैं? नहीं, अब इसका संशोधन होना चाहिए, पता लग क्या है क्या नहीं, किस तरीके से बिल सरकार ला रही है। एक तो इसमें अभी तक ये बिल में ये था, इस कमेटी में गैर मुस्लिम रहेंगे। इस बात को मुस्लिम समाज को ऑब्जेक्शन था कि उनकी धर्म की बात है तो उसमें गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसका विरोध था। कल सुनने में ये आया कमेटी से हटा दिए गए हैं, तो कुछ नहीं है। लेकिन वफ़ बिल आया कि उसमें कुछ कमियां भी थी, मुस्लिम समाज के लोगों की भी कमियां रही हैं, इसलिए उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे कुछ प्रॉपर्टियां थी बिल की, मतलब वफ़ की जो संपत्तियां थी, वफ़ का क्या आधार था? पुराने समय से वफ़ जो भी आमदनी थी वफ़ बनाया था गरीब महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं, विधवाओं और गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। उस वफ़ से जो आमदनी होती थी उसका समाज के हित में खर्च हो। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इस पर जो है तानाशाही हो गई। तो लोगों ने जहाँ भी जो भी अध्यक्ष इसके बनाए गए वफ़ के, जहाँ पे जैसे मदरसे हुए, मस्जिदें हुई, उन पे बहुत सी दुकानें थीं, उनका जो किराया आता था उसका समाज के हित में खर्च होना चाहिए था। लेकिन वो जमींदार टाइप के लोग हो गए या जिन्होंने कब्जा कर लिया, बहुत बड़े बड़े लोग जो थे, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड का 93% डिजिटाइजेशन 2014 में हो गया था। तो मुझे पता नहीं कितना डिजिटाइजेशन जो है वो बाकी है। तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो गरीबों के उद्धार के लिए, महिलाओं के सुधार के लिए किया गया था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। देखिए, अगर ये अच्छी नीयत से किया गया है तो मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं इंतज़ार करूंगा कि गरीब महिलाओं को और गरीब मुसलमानों को उनका हक मिले। ये बताइए कि जैसे नीतीश कुमार जो हैं, उनकी पार्टी में कई सारे जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको क्या लग रहा है, गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा आगे? देखिए, नीतीश कुमार को मुसलमान तभी वोट देता है जब वो महागठबंधन में होते हैं। जब वो महागठबंधन में थे तो 93% मुसलमानों ने उनको वोट किया था, लेकिन जब वो बीजेपी में आते हैं तो वही आंकड़ा जो है 8% पे आ जाता है। तो उनको देखना है कि उनको अपना मुसलमान वोट अगर छोड़ना है, जो मुझे लगता है ऑलरेडी वो छूट चुका है, तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको पावर में रहना है। कभी वो इधर आते हैं, कभी वो इधर आते हैं, कभी भी हम उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनते। हम उनको इफ्तार पार्टी में भी जाते हुए देखते हैं और हम उनको वक्फ का बोर्ड का समर्थन करते हुए भी देखते हैं। तो हमको पता नहीं चल पाता कि एक आदमी के इतने रूप कैसे हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है फ्यूचर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा? देखिए, मुस्लिम वोट्स का होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब मुस्लिम एक तरफा वोट करता है तो हिंदू भी एक तरफा वोट करता है। वो रिवर्स पोलराइजेशन हो जाता है, जिसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है और नीतीश कुमार को मिलता है। तो ये होना है और ये होगा।
तो जो बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लग रहा है वो प्रभावित होंगे इससे? देखिए, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आजकल जो है 2 से 4% आप देखेंगे वोट के शेयर में पूरी इलेक्शन बदल जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 44% वोट मिला और बीजेपी को 46% वोट मिला। सिर्फ 2% वोट का शेयर का फ़र्क था। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन बहुत क्लोज हो गए हैं और छोटा वोट भी जो है जब वो जुड़ता है तो वो ये हार और जीत का वो फैसला बदल देता है।